नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। अलकायदा ने दे डाली बड़ी धमकी, कहा अतीक और अशरफ की हत्या का लेंगे बदला, चाहे अपनी औलादों की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। ये आपको बता दें कि गैंगस्टर से माफिया और फिर राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की बीते हफ्ते गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या को लेकर अब आतंकी संगठन अलकायदा ने उसकी मौत का बदला लिए जाने की बात कही है। वायरल चिट्ठी के मुताबिक आतंकी संगठन ने कहा कि वो अतीक अशरफ की हत्या का बदला जिहाद के जरिए लेंगे। जो लोग भी इस वारदात में शामिल थे उनको सबक सिखाया जाएगा। अलकायदा ने कहा कि अतीक अशरफ की हत्या का बदला लेने के लिए अगर उसको अपनी औलादों की भी कुर्बानी देनी पड़े तो भी देने को तैयार हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अलकायदा की 7 पन्नों की एक चिट्ठी में अतीक अशरफ की हत्या का जिक्र किया है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में लाइव टीवी कैमरों के सामने कनपट्टी पर बंदूक रखकर इन दोनों माफिया बंधुओं का कत्ल कर दिया गया और उनकी हत्या का बदला लिए जाने की जरूरत है। अलकायदा की इस चिट्ठी में दुनिया भर में मुसलमानों पर होने वाले कथित अत्याचार और उत्पीड़न का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि अलकायदा इन सभी घटनाओं से दुखी है और वो हर मामले का बदला लेगा। अलकायदा की इस चिट्ठी में आतंकियों ने पीएम नरेंद्र मोदी और उनके दफ्तर को भी टारगेट करने की धमकी दी है। उसने कहा है कि बदला लेगा, फिर चाहे उसको अपने निशाने पर अमेरिका के व्हाइट हाउस या फिर भारत के प्रधानमंत्री के दफ्तर को ही निशाने पर क्यों ना लेना पड़े। आपको बता दें कि अलकायदा ने धमकी देते हुए कहा कि अतीक और अशरफ की हत्या का बदला लेने के लिए अगर उसको अपनी औलादों की भी कुर्बानी देनी पड़े तो वो देने के लिए तैयार है। अगली बड़ी खबर, अतीक और अशरफ मामले में हुआ बड़ा खुलासा। हत्याकांड के समय मौजूद थे 2 और साथी शूटर्स को दे रहे थे इंस्ट्रक्शंस। ये आपको बता दें कि अतीक और अशरफ हत्याकांड को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब 3 आरोपी शूटरों ने माफिया ब्रदर्स पर गोली से निशाना साधा तो हत्याकांड की जगह पर 2 लोग और मौजूद थे। ये 2 लोग इन तीनों को लगातार इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। हालांकि इन दोनों का नाम अभी तक पता नहीं चल सका। पुलिस इसे लेकर फिलहाल जांच कर रही है। अब एसआईटी को इन दोनों की तलाश है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से एक मददगार प्रयागराज का ही है। इतना ही नहीं, इन दोनों ने तीनों शूटरों के रहने और खाने का भी बंदोबस्त किया था और रेकी के दौरान भी इनकी मदद में पूरा साथ दिया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई नए खुलासे हो रहे हैं। हत्याकांड के समय इनका एक साथी अस्पताल परिसर और दूसरा साथी अस्पताल के बाहर खड़ा था। शूटर्स अपना मोबाइल फोन होटल में ही छोड़कर आए थे। इसके बाद भी दोनों को लगातार अतीक अहमद और अशरफ की सटीक लोकेशन मिल रही थी। एसआईटी को उस होटल से शूटर्स के 2 पुराने फोन भी मिले हैं। हालांकि इन दोनों फोन में कोई भी सिम कार्ड नहीं है। इतना ही नहीं, पुलिस को अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के मोबाइल फोन से भी बड़ी जानकारियां हाथ लगी हैं। पुलिस को शेर अतीक नाम के व्हाट्सएप ग्रुप का पता चला है। अतीक के बेटे असद ने यह ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप में प्रयागराज, कौशांबी और फतेहपुर के करीब 200 युवक मेंबर थे। उमेश पाल हत्याकांड से कुछ दिन पहले ही इस ग्रुप को डिलीट कर दिया गया था। इस ग्रुप में जुड़े नंबरों की जांच करा पुलिस इन लोगों से पूछताछ की तैयारी भी कर रही है। आपको बता दें कि अतीक और अशरफ हत्याकांड मामले में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार मामले की जांच कर तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अगली बड़ी खबर, माफिया अतीक अहमद की कब्जाई गई जमीनें पीड़ितों को लौटाने पर हो रहा मंथन। आयोग के गठन पर सरकार कर रही विचार। ये आपको बता दें कि प्रयागराज में बीते 4 दशक से माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से पीड़ित लोगों में अब न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। अतीक अहमद और अशरफ की मौत के बाद तमाम पीड़ित पुलिस से संपर्क साध रहे हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार नई मुहिम शुरू कर सकती है। मंथन चल रहा है कि आयोग बनाकर पीड़ितों से शिकायती पत्र लिए जाएं ताकि उनकी जमीन और मकान जिन्हें अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद ने खौफ दिखाकर कब्जा लिया था उनको वापस दिलाया जा सके। जल्द ही इस बारे में कोई अहम निर्णय लिया जा सकता है। दरअसल अतीक अहमद और अशरफ ने प्रयागराज में हजारों लोगों की जमीनों पर कब्जा किया था या उनको मामूली रकम देकर अपने नाम करा लिया था। अतीक अहमद के खौफ से कोई भी पुलिस में शिकायत करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता था। अतीक और अशरफ की मौत के बाद ऐसे तमाम लोग अब पुलिस के पास में चक्कर काटने लगे हैं ताकि उनकी संपत्ति वापस मिल सके। इस संबंध में शासन स्तर पर हुई बैठक में गहन चर्चा की गई। अधिकारी इसकी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से पीड़ितों की शिकायतों को एकत्र करके कानूनी तरीके से उनकी संपत्तियों को वापस कराया जाए। आपको बता दें कि जल्द ही इस बारे में कोई अहम निर्णय लिया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, अतीक अहमद की मौत से किसको था फायदा? दुश्मन ही नहीं बल्कि दोस्त भी हैं सबके दायरे में। ये आपको बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या को 6 दिन बीत चुके हैं। शूटर भी पकड़े गए हैं लेकिन सबसे बड़े सवाल का जवाब मिलना अभी
बाकी है। सवाल यह है कि इतने हाई प्रोफाइल हत्याकांड के पीछे आखिर वजह क्या थी। हालांकि गिरफ्तार शूटर नाम कमाने के लिए वारदात करने का बयान दे रहे हैं, लेकिन पुलिस को इस पर भरोसा नहीं है। ऐसे में इस सवाल का भी जवाब ढूंढा जा रहा है कि माफिया भाइयों की मौत से आखिर फायदा किसको था। जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उससे यह भी आशंका जाहिर की जा रही है कि यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। हत्या में 7 लाख की प्रतिबंधित पिस्टलों के इस्तेमाल से सक्की सुई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की ओर भी घूम गई है। ऐसे में अब इस सवाल का जवाब बेहद अहम हो गया है कि आखिर वो कौन लोग थे जिनको अतीक अहमद या अशरफ अहमद के जिंदा रहने से नुकसान था। सूत्रों का कहना है कि नजर दौड़ाएं तो पाएंगे कि ऐसे लोगों में बिल्डर से लेकर वो कथित अधिकारी तक शामिल हैं, जिसके बारे में अशरफ ने कुछ दिनों पहले ही बयान दिया था कि उसने 2 हफ्तों में हत्या कराने की धमकी दी है। अतीक अहमद की कुछ ऐसे बिल्डरों से बेहद करीबी थी जो उसकी ब्लैक मनी को अपने प्रोजेक्ट में लगाकर वैध करते थे। इसके एवज में अतीक अहमद उन्हें संरक्षण देता था और महंगी जमीनों को कम दाम में दिलाने का भी काम करता था। इनमें प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक के बिल्डर शामिल हैं। अतीक अहमद की 1-2 नहीं बल्कि 50 से 100 करोड़ से ज्यादा की रकम बिल्डरों के प्रोजेक्ट में लगी हुई है। ऐसे में यह भी हो सकता है कि करोड़ों रुपए की रकम को हड़प कर जाने की नीयत से हत्याकांड को अंजाम दिया गया हो। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में अतीक अहमद के दुश्मनों की लिस्ट में तेजी से इजाफा हुआ है। इनमें से कई ऐसे रहे जो कभी अतीक अहमद के बेहद करीबी थे, उसके लिए प्रॉपर्टी डीलिंग समेत तमाम धंधों के संचालन को करते थे, लेकिन जेल जाने के बाद उनकी कमाई के हिस्से को लेकर माफिया से अनबन हो गई। ऐसे में उन्होंने माहौल का फायदा उठाया और अतीक अहमद पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। जानकारों का कहना है कि भले ही अतीक अहमद और अशरफ जेल में हों, लेकिन उन्हें मालूम था कि जब तक दोनों जिंदा हैं उन्हें खतरा बना रहेगा। ऐसे में उन्होंने दोनों भाइयों को निपटाने की साजिश रच डाली। अतीक अहमद के कई सफेद पोशों से भी संबंध थे और यह किसी से छिपा नहीं है। प्रयागराज से लेकर कई अन्य शहरों के सफेद पोशों से उसकी करीबी रही है। 2017 में योगी सरकार के बनने से पहले इन सफेद पोशों का अपने हर छोटे बड़े कामों के लिए अतीक अहमद की शरण में जाने की चर्चा आम थी। अतीक अहमद के जेल जाने के बाद भी तालमेल बना रहा, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद कुनबे समेत अतीक अहमद के फंसने के बाद से उन्होंने पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि इनमें से ही एक सफेद पोशा उमेश पाल की हत्या के बाद चर्चा में रहा। चर्चा यह रही कि हत्याकांड के बाद अतीक अहमद ने उसके पास में फोन लगाया। कई बार फोन आने के बाद भी उसने कॉल को रिसीव नहीं किया। जिस तरीके से अतीक अहमद ने नॉर्मल कॉल कर फोन ना रिसीव करने की वजह पूछी, जिस पर उसने फौरन कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। जानकारों का कहना है कि अतीक अहमद ऐसे कई सफेद पोशों का राजदार था। ऐसे में इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि राज को राज रखने के लिए अतीक अहमद का मुंह हमेशा के लिए बंद करा दिया गया। अगली बड़ी खबर, सनसनीखेज खुलासा, बेटे असद अहमद के संपर्क में था अतीक और अशरफ को मारने वाला अरुण मौर्य। सामने आया चौंकाने वाला कनेक्शन। ये आपको बता दें कि जांच बढ़ने के साथ ही अतीक अशरफ हत्याकांड की परतें खुलने लगी हैं। इस हत्याकांड में अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सांसद और माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोलियां बरसाकर मौत की नींद सुलाने वाले कातिलों में शामिल अरुण मौर्य शेरे अतीक व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ा था। यह ग्रुप अतीक अहमद के बेटे असद अहमद ने खुद बनाया था। इस व्हाट्सएप ग्रुप में प्रयागराज के अलावा कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सुल्तानपुर, कानपुर सहित यूपी के 20 से ज्यादा जिलों के साथ ही दूसरे प्रदेशों के भी तमाम लोग जुड़े थे। इस ग्रुप से माफिया का हत्यारा अरुण मौर्य भी जुड़ा था। हालांकि बाद में वो ग्रुप से अलग हो गया था। अरुण मौर्य के ग्रुप से जुड़ने का मतलब है कि अरुण मौर्य और असद अहमद की जान पहचान पहले से थी। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक अरुण मौर्य काफी समय तक इस ग्रुप से जुड़ा था और सक्रिय भागीदारी निभा रहा था। उसने ग्रुप क्यों छोड़ा, इसकी पूछताछ लगातार की जा रही है। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा, हम देश में बंटवारा नहीं चाहते। ईद पर मैं वादा करती हूं कि जान दे दूंगी, लेकिन देश का बंटवारा नहीं होने दूंगी। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईद के मौके पर कहा कि हम देश में बंटवारा नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो ईद पर वादा करती हैं कि अपनी जान दे देंगी, लेकिन देश को बंटने नहीं देंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के रेड रोड पर ईद की नमाज के बाद एक सभा को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने लोगों से एकजुट होने और 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को हराने की अपील की। ममता बनर्जी ने कहा कि हम बंगाल में शांति चाहते हैं, हम दंगे नहीं चाहते, हम देश में बंटवारा नहीं चाहते। कुछ लोग देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और नफरत की राजनीति कर रहे हैं। मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूं, लेकिन देश का बंटवारा नहीं होने दूंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को दंगाई पार्टी बताते हुए कहा कि मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूं कि शांत रहें, किसी की ना सुने। एक दंगाई पार्टी से मुझे लड़ना है, एजेंसियों से भी लड़ना है। मैं अपनी हिम्मत के
सहारे उनसे लड़ रही हूं, मैं उनके सामने नहीं झुकूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि कोई बीजेपी से पैसा लेता है और कहता है कि हम मुस्लिम वोट बांट देंगे, मैं उनसे कहती हूं कि उनमें मुस्लिम वोटों को बीजेपी के लिए बांटने की हिम्मत नहीं है। ये मेरा आज आपसे वादा है कि चुनाव में 1 साल है, देखते हैं कि कौन जीतता है और कौन नहीं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम बंगाल में शांति चाहते हैं, हम दंगे नहीं चाहते, हम देश में बंटवारा नहीं चाहते। कुछ लोग देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और नफरत की राजनीति कर रहे हैं। मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूं, लेकिन देश का बंटवारा नहीं होने दूंगी। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने पूरे तरीके से खाली कर दिया सरकारी बंगला, आज लोकसभा सचिवालय को सौंप देंगे चाबी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना सरकारी आवास 12 तुगलक लेन को शुक्रवार को पूरे तरीके से खाली कर दिया। राहुल गांधी करीब 2 दशक से इस घर में रह रहे थे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता आज लोकसभा सचिवालय को आवास की चाबी सौंप देंगे। मानहानि मामले में 2 साल की सजा के बाद पिछले महीने राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हुई, जिसके बाद उन्हें घर खाली करने का नोटिस मिला था। राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के सरकारी आवास 10 जनपथ में रहेंगे। बीते कई दिनों से उनका सामान 10 जनपथ में शिफ्ट किया जा रहा था। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अब अपना सरकारी आवास पूरे तरीके से खाली कर दिया है। राहुल गांधी आज लोकसभा सचिवालय को आवास की चाबी सौंप देंगे। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में आ गया बड़ा भूचाल। अजीत पवार ने बांधे पीएम मोदी की तारीफों के पुल, बोले मैं मुख्यमंत्री बनने को तैयार। आपको बता दें कि एनसीपी नेता और महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार का इस वक्त एक भी बयान बड़ा मायने रखता है। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच उनके हर एक बयान पर सभी की नजरें हैं। इस बार उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उनका कहना है कि बीजेपी को साल 2014 और 2019 में केवल पीएम मोदी की वजह से ही जीत मिली थी। अजीत पवार ने पुणे के पिपरी चिंचवाड़ा में मराठी अखबार सकाल के कार्यक्रम में कहा कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा है। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से जो मुमकिन नहीं हुआ वो नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। आपको बता दें कि अजीत पवार ने कहा कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के बाद कौन का सवाल जब आता है तो कोई दूसरा नाम नजर नहीं आता है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मोदी के बाद ऐसा नहीं लगता कि कौन प्रधानमंत्री होगा। जब अजीत पवार से पूछा गया कि क्या वो 2024 में मुख्यमंत्री पद के लिए दावा करेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि 2024 में क्यों, अगर आप अभी कहें तो मैं अभी भी तैयार हूं। उन्होंने कहा कि वो 100% महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे। अजीत पवार का यह बयान ऐसे समय में आया है जब उनकी बीजेपी से करीबी बनाने की अटकलें महाराष्ट्र की सियासत में जोर पकड़ रही हैं। बड़ी खबर यह भी है कि वो शुक्रवार को मुंबई में एनसीपी के 1 दिवसीय सम्मेलन में भी शामिल नहीं हुए। ऐसा माना जा रहा है कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, पुलवामा हमले को सरकार की नाकामी बताने के बाद सीबीआई की रडार पर आ गए सत्यपाल मलिक, पूछताछ के लिए मिला समन। ये आपको बता दें कि सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मौखिक समन भेजा है। उन्हें एजेंसी ने 27 और 28 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है। इस संबंध में सीबीआई ने फिलहाल पुष्टि नहीं की है। एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में 2 प्रोजेक्ट में गड़बड़ियों को लेकर केस दर्ज किया है। इसी मामले में सीबीआई ने उन्हें बुलाया है। मलिक ने दावा किया था कि उन्हें 2 फाइल साइन करने के लिए 300 करोड़ रुपए का ऑफर मिला था। सीबीआई ने पिछले साल अक्टूबर में भी उनसे पूछताछ की थी। आपको बता दें कि मलिक को यह समन ऐसे समय पर भेजा गया है जब उन्होंने पुलवामा में हुए हमले को सरकार की विफलता बताया है। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि सीआरपीएफ ने एयरक्राफ्ट की मांग की थी, लेकिन उन्हें दिया नहीं गया और अटैक हो गया। आपको बता दें कि अब सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। 27 और 28 अप्रैल को उन्हें सीबीआई के सामने पेश होना होगा। अगली बड़ी खबर, सत्यपाल मलिक मामले में आ गया नया मोड़। सत्यपाल मलिक बोले मैं नहीं जाऊंगा बल्कि सीबीआई खुद मेरे घर आएगी। ये आपको बता दें कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। सत्यपाल मलिक ने एबीपी लाइव से खास बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें केंद्र जांच एजेंसी सीबीआई के दफ्तर में नहीं जाना है, बल्कि सीबीआई के अधिकारी खुद उनसे मिलने के लिए घर आएंगे। आपको बता दें कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की ओर से लगातार आ रहे बयानों के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। इस बीच सीबीआई का समन उन्हें मिलने की बात सामने आई थी। आपको बता दें कि जिसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नेताओं ने मोदी सरकार को जमकर घेर लिया है। अगली बड़ी खबर, सत्यपाल मलिक पर जमकर भड़के गृह मंत्री अमित शाह, बोले सत्ता में रहते क्यों नहीं जागी आपकी अंतरात्मा। ये आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने तलब किया है। जम्मू कश्मीर में उनके राज्यपाल रहते हुए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश के मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। अब इन सबके बीच राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर सवाल खड़े किए, इसीलिए उन्हें समन भेजा गया। वहीं अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन आरोपों पर जमकर पलटवार किया।
इंडिया टुडे के एक विशेष कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सत्यपाल मलिक के पुलवामा वाले बयान का पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी से अलग होने के बाद ही उन्हें ये सारी बातें क्यों याद आने लगी हैं, उनकी आत्मा उस वक्त क्यों नहीं जागी जब वो सत्ता में बैठे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे छिपाना पड़े। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, क्या इस बार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर पाएगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।